अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। आज हम नॉवल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। आधी रात को उसकी अचानक आंख खुल गई। उसने शायद कोई डरावना ख्वाब देखा था। उसने देखा कि एक जंगली बिल्ली मुंह में अजीब व गरीब आवाज़ें निकालती उसके पीछे भाग रही है। वो ख्वाब याद करके उसे पूरी तरह घबराहट हुई, जैसे कोई उसके दिल को मुट्ठी में ले रहा हो। वो दिल बहलाने को उठकर टहलने लगी। या अल्लाह खैर, अचानक ये क्या हो रहा है हमें? दिल की अजीब कैफियत पर खुद को संभालती वो टहलती रही। अचानक पीछे से आकर किसी ने उनके शाने पर हाथ रखा। वो बुखलाकर मुड़ी। अपने पीछे खड़े हाजिम को देखकर वो नसमझी से उसे देखने लगी। अदीना, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? जी जी, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? बच्ची कब से रो रही है और तुम सुन ही नहीं रही। हाजिम की बात पर वो चौंक कर बेबी कार्ड की तरफ देखने लगी। सॉरी, वो बस इतना ही बोली। बैठो, लो ये पानी पियो। हाजिम ने साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। आप बताओ, मुझे क्या बात है? हाजिम, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मैं जंगल में अकेली भाग रही थी। मेरे पीछे एक अजीब व गरीब बिल्ली भाग रही थी। मैं पूरी रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन वो बिल्ली मेरे करीब तर हो रही थी। फिर मैं किसी के वजूद से टकराई। जानते हैं आप वो टकराने वाला कौन था? हाजिम ने नफ़ी में सर हिलाया। हाजिम, हाजिम वो ज़हरा थी। अदीना की बात पर अदीना के हाथों पर हाजिम की गिरफ्त ढीली हुई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके अदीना को हौसला दिया और उससे वादा किया वो उसे कल सुबह बड़ी हवेली लेकर जाएगा। उसे इस हवेली में आए पूरे 2 महीने गुजर चुके थे। अपनी जगह पर सब कुछ ठीक था। सबकी नज़रों में उसका और यावर का रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन दर हकीकत वो दोनों एक कमरे में अजनबियों की तरह रह रहे थे। वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही होता था। हफ्ते वाले दिन वो हवेली आता था। ज़ारा को बस पूरे हफ्ते में वीकेंड का इंतज़ार रहता था। हस्बे मामूल आज भी उसे आना था। वो चाय का कप लेकर सीढ़ियों पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। कदमों की आहट पर उसने सर उठाकर देखा तो सामने हाजिम खान, अदीना और रुमीना बेगम तीनों खड़े थे। वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। हाथ में मौजूद चाय का कप कब ज़मीन बोस हो चुका था। उनके चेहरे वाज़िया तौर पर देखने के लिए उसने अपनी आंखें मसली। ये क्या हो रहा है? तुम इधर क्या कर रही हो? रुमीना बेगम अबरूज का इंतहाई नागवारी से उसे देखकर सवाल कर रही थी, जबकि अदीना की नजरें ज़ारा की जगह हाजिम खान पर टिकी थी, जो टुकटुकी बांधे उसे देख रहे थे, जो उनके दिल की औलैन मकीन थी। ज़ारा ने उनके रास्ते से हटाना ही मुनासिब समझा। वो जानती थी यावर हमायों को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है और वो उसे कभी उजड़ते नहीं देखेगा। ज़रा जल्दी से मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन रुमीना बेगम चील की मानी उस तक पहुंचे थी। क्या कर रही हो इस घर में? ये मेरे बाप का घर है। तुम डायन यहाँ क्या कर रही हो? उनकी आवाज़ में एक फुनकार थी। अगर ये आपके बाप का घर है तो मेरे शोहर का भी घर है। उसके अल्फाज पर तीनों को चुप लग गई। हाजिम खान को अपने सीने में दर्द सा उठता महसूस हुआ। उसने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा था। ज़ारा ने हाजिम खान पर एक जहरीली नज़र डाली थी, जबकि हाजिम को लग रहा था उसका पूर ज़ख्मी हो चुका हो। रमीना बेगम गुस्से की ज़्यादती से कांपने लगी और चटाह की आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ ज़ारा के मुंह पर पड़ा था और उसके मुअत्तलात का एक रेला था जो उनके मुंह से निकला था। उसे मारने के लिए वो एक बार फिर से आगे बढ़ी थी, लेकिन इससे पहले ही यावर हमायों किसी मेहरबान साइबान की तरह दरमियान में आ चुका था। पुप्पो, अपनी हद में रहें। ये बीवी है मेरी। मैं अपनी बीवी पर किसी की मैली आंख बर्दाश्त नहीं कर सकता और आपने उस पर हाथ उठाया है। यावर, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? जानते हो ये लड़की कौन है? इसका माजी क्या है? अपनी माँ की बातों से इकता कर हाजिम खान वहां से निकल गया था। जी जानता हूँ, ये आपके बेटे की मनकुहा रह चुकी है। यही है जिसको तलाक देकर आपके बेटे ने मेरी बहन से शादी की है। रमीना बेगम तो यावर के तेवर देखकर ही डर गई थी और बेटे के पीछे बाहर निकल गईं। अदीना भी भाई से मिले बगैर वहां से चल दी। यावर ने मुड़कर ज़ारा को देखा तो उसका दिल कट गया। उसके दाएं गाल पर उंगलियों के निशान सबत्ते, होंठ के किनारे से खून की एक लाइन बह रही थी। उसका होंठ फट चुका था। यावर ने उसे थाम कर उठाया और ऊपर कमरे में ले आया। उसे बेड पर बिठाकर वार्डरोब से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाया। किसी माहिर डॉक्टर की तरह उसका जख्म साफ करने लगा, जबकि ज़ारा अभी तक सदमे की कैफियत में थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हाजिम खान के सामने उसकी माँ उसे पीट रही थी और वो बुज़दिलों की तरह खड़ा देख रहा था। और अगर यावर ना आता तो वो टुकटुकी बांधकर यावर को देखने लगी। मर्द को मजबूत होना चाहिए। मर्द तो वही है जो अपने से जुड़ी औरतों की हिफाजत कर सके। ज़ारा ने सामने बैठे अपने शोहर को देखा, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। शायद माँ से बात कर रहा था, जो दादा जान को लेकर अस्पताल गई हुई थी।
मर्दाना वजाहत से भरपूर मर्द, खूबसूरत नकूश वाला चेहरा, इस वक्त गुस्से की वजह से रंगत सुर्ख हो रही थी। कोई बात करते हुए उसने कंधे और कान से मोबाइल को सहारा दिया और सिगरेट मुंह में दबाकर लाइटर से उसे सुलखाया। ज़ारा की नज़रों की तपश थी शायद, जो उसने भी फ़ोन उसकी तरफ देखा। ज़ारा ने नज़रें नज़रें चुका ली। वो फ़ोन बंद करके उसके पास आया। तुम ठीक हो? जी, मुख्तसर जवाब आया था। फिर काँप क्यों रही हो? डर से। किसके डर से? अपने दिल से। अब की बार यावर ठठक गया। मतलब वो जो सोच रहा था वैसा नहीं था, वो कुछ और कहना चाहती थी। क्या हुआ है दिल को? बगावत कर रहा है? तो करने दो ना, जज्बात से चूर लहजे में कहा गया था। मैं भला रोक भी कैसे सकती हूँ? उसकी बात पर वो खुलकर हंसा था। अरे वाह बेगम, आपका ये रंग तो बिल्कुल अनोखा है। अब तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेड के किनारे पर टिकी ज़ारा ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों बाद आंखें खुली तो उसका मुंह खुली का खुला रह गया। वो ऐन उसके सामने बैठा था। वो सचपटाई और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। बैठो यहाँ। उसने हाथ खींचकर दोबारा बिठा लिया। मेरा ख्याल है हम दोनों ही बहुत सह चुके हैं, बस अब और नहीं। यावर ने पहली बार इस्तेहकाक से उसका हाथ थामा। वो अजीब कश्मकश का शिकार थी। उसने आहिस्ता से यावर के हाथों से अपना हाथ खींच लिया था। अभी कुछ गिरहें बाकी थी, लेकिन बदगुमानी के बादल छट रहे थे। यावर ने सर सांस भरी और अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके लिए इतना इजहार ही काफ़ी था। वो अपने मुंह से कह रही थी कि उसका दिल यावर को चाहता है। वो जानता था वो सुबह अब दूर नहीं, जब वो पूरी की पूरी उसकी होगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उनसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन फिर उसे यावर की वो बस एक बात याद आती, तो वो एक शर्त। तो पहले वाला ख्याल खुद ही उठ जाता है। चेहरे पाने आने वाले बालों को पीछे करते हुए मुसलसल खुद से महवे गुफ्तगू थी। वो बेड की नदीदा सलवटों को दूर करने लगी। यावर ने वार्डरोब से एक पैकेट निकाल कर ज़ारा की तरफ बढ़ाया। इसे खोल कर देखो कैसा है। क्या है ये? मुंह दिखाई का तोहफा है। उसके जवाब पर वो पैकेट ज़ाहरा के हाथ से गिर गया, जिसे यावर ने थाम लिया। उसने पैकेट उठाकर उसकी गोद में रख दिया और खुद सामने टांग पे टांग जमाकर सोफे पर बैठ गया। वो बिना उसकी तरफ देखे पैकेज खोलने लगी। हाथों में वाजिया इर्तआज था। वो उसकी नज़रों से खायफ हो रही थी। मैं मदद कर दूं? वो उठकर उसके करीब आ गया। नहीं, मैं खोल लेती हूँ। पैकेट खोला तो अंदर एक छोटी सी गोल्डन कलर की डिबिया थी, जिसे खोलने पर एक पल के लिए ज़ारा खामोश हो गई। वो बेयकीन थी। उसने आंख उठाकर यावर को देखा, जो पुरशौक नज़रों से उससे ही देख रहा था। कैसा लगा गिफ्ट? ये तो उसने एक बार इयररिंग्स को देखा। गोल्डन कलर के छोटे छोटे फ्लावर शेप के वो इयररिंग्स बचपन में उसे उसके पापा ने दिए थे, लेकिन यूनी में ये खो गए थे। ज़ारा उनके खोने पर बहुत रोई थी और कई दिन रंजीदा रही थी। उसके पास अपने बाप के हवाले से वही बस एक निशानी थी। ये तो खो गए थे ना? हाँ। यावर ने इस बात में सर हिलाया। ये वो नहीं है, लेकिन वैसे ही तो है ना। तुम्हें कैसे याद रहा? जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं। ये कहकर वो उठकर वहाँ से चला गया और पीछे ज़ारा के लिए सोच के कई दरवाजे खोल गया। इंटरकॉम पर सेक्रेटरी ने जिस मेहमान के आने की इतला दी थी, उसका नाम सुनकर यावर लहजा भर को शिश्तर रह गया। फिर दूसरे के लम्हे सर झटक कर इंटरकॉम रखकर खड़ा हुआ और बावकार कदमों से चलता हुआ वो रिसेप्शन की तरफ आया, जहाँ अदीना खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। उसके करीब आकर खुशगवार लहजे में गोया हुआ। मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, वो रुखाई से बोली। वाई नॉट, कम प्लीज़। वह सेक्रेटरी को इतला देता आगे बढ़ा कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। वो उसे लिए अपने ऑफिस में आया। आओ बैठो। वो सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला और खुद उसके मुकाबिल बैठ गया। थैंक्स। आप बोलो, क्या कहना है? आप इस कदर खुश क्यों हैं कि आप नहीं जानते वो लड़की आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक बार नहीं, बार बार वो आपकी चाहत को ठोकर मार चुकी है। आज तक वो आपको पसंद नहीं करती। वो उठकर टहलने लगा। ना करे वो मुझसे मोहब्बत, ना दम भरे मेरी चाहत का, पर मेरे लिए यही इत्मीनान ही काफ़ी है कि वो मेरे घर में है। उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है। और मोहब्बत का क्या है, वक्त के साथ वो भी हो जाएगी। वो नहायत इत्मीनान से बोला। अगर अदीना की जगह कोई और ये बात करता तो वो उसे छिड़क देता, लेकिन वो उसकी बहन थी, छोटी और लाडली बहन। वो पुरसकून होकर खिड़की से बाहर भागती दौड़ती गाड़ियों को देखने लगी। अदीना अजियत से उसे देखने लगी। आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपको बर्बाद होते नहीं देख सकती। अदीना, कभी ऐसा ही मैंने भी तुमसे कहा था। तुमने मेरी नहीं सुनी थी। तुम मेरी सुन लेती तो ऐसा कभी नहीं होता। मैंने जो गलती की है वो मैं आपको करने नहीं दूंगी। मैं आपको हाजिम खान बनते नहीं देख सकती। यावर ने बहन की तकलीफ पर आंखें मीची। वो उसी वक्त से डरता था और आज उसकी बहन खुद अजीती में गिरी उसके सामने खड़ी थी। आप सारा को तलाक दे दें।
यावर ने अपनी बहन की तरफ देखा जो सिफाकी की आखिरी हदों को छू रही थी। मर कर भी नहीं दूंगा, मैं कोई बुजदिल मर्द नहीं हूँ। आप अगर उसे तलाक नहीं देंगे तो हाजिम खान मुझे छोड़ देगा। ये राह तुमने अपने लिए खुद चुनी है। क्या हाजिम ने तुमसे ये खुद कहा है? नहीं, लेकिन पुप्पो कहती हैं कि इससे पहले हाजिम कुछ ऐसा करे आप सारा को तलाक दे दें। अच्छा, इस सब के पीछे उनका दिमाग है। उन्होंने तुम्हें मोहरा बनाकर भेजा है। भाई प्लीज़, मैं एक बार फिर से एक बेटी की माँ बनने जा रही हूँ। अगर पुप्पो को पता चल गया तो वो मुझे उस घर में नहीं रहने देंगी। उन्हें वारिस चाहिए है। अदीना, मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। हाजिम से बात करो, वो समझ जाएगा। वो क्या समझेंगे, उन्हें तो खुद का भी होश नहीं होता। वो तो उस डायन का दर्द दिल में लिए खुद से भी बेखबर हैं। अदीना, खुद के लिए राह चुनने से पहले तयन कर लेना चाहिए कि अगर कांटे चुनने की सकत हो तो तभी उस राह पर चलना चाहिए। भाई से मायूस होकर वो अपने आंसू पोंछती बैग कंधे पर डालती उठ खड़ी हुई। किसके साथ आई हो? ड्राइवर के साथ। चलो, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आता हूँ। नहीं, आप रहने दें, मैं चली जाऊंगी। वो उसे गाड़ी तक छोड़ने उसके साथ आया। जब तक उसकी गाड़ी आंखों से ओझल होती वो खड़ा उसे देखता रहा। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल पे मौजूद नंबर देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अस्सलाम वालेकुम, वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला। वालेकुम अस्सलाम, वो पूछ रही हैं आप आज आ रहे हैं क्या? मम्मा से तो मेरी अभी बात हुई है, मैंने उन्हें बताया है कि मैं आज नहीं आ रहा। उसने शरारत से झूठ बोला। ये दूसरा हफ्ता है आप घर नहीं आ रहे। किसके लिए आऊँ? बीवी को तो मेरी ज़रूरत नहीं है, माँ से फ़ोन पे बात होती रहती है। वो चाहता था ज़ारा खुद कहे आने के लिए, लेकिन उसकी ये हसरत हसरत ही रहने वाली थी। अच्छा ठीक है, मैं फूफो को बता दूंगी आप नहीं आ रहे। ओके, वो भी लापरवाह अंदाज में बोला। अच्छा, नेक्स्ट वीक आएंगे? कंफर्म नहीं है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। उसके फ़ोन रखने से पहले यावर काल कट कूट चुका था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। ज़ारा जमाल के लिए यह हफ्ता भी इंतज़ार में ही गुजर गया, लेकिन वो नहीं आया। वो अब उसे मिस कर रही थी। तबीयत में अजीब बेकली छाई हुई थी। सारा दिन उसका इंतज़ार ही रहा। रात 10 बजे तक वो इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। रात गए मानो सी खुशबू से उसकी आंख खोली तो उसे अपने बराबर किसी को सोते पाया। वो जल्दी से उठी और साइड लैंप चलाया तो बराबर में यावर को इतने दिनों के बाद देखकर वो बेखुद सी हो गई। उसे अपनी हालत खुद ही समझ नहीं आ रही थी। उसे इस शख्स की इतनी याद क्यों आ रही थी? उसकी नज़रों का इर्तकास था जो यावर ने आंख खोलकर उसे देखा, जो बड़ी फुर्सत से गाल के नीचे हाथ रख के उसे देख रही थी। यावर उसे देखकर मुस्कुराया तो उसने सटपटाकर नसें झुका लीं। वो नहीं जानती थी कि यावर ने ये 2 हफ्ते कैसे निकाले थे। वो उसकी बेचैनी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। वो आया तो वो सोई हुई थी। वो कितनी देर उसे देखता रहा और फिर जब आँख लगी तो उसे अपने चेहरे पे किसी की नज़रों का इत्तेकास महसूस हुआ। वो करवट लेकर उसकी तरफ पीठ करके सो गया। ज़ारा को बहुत गुस्सा आया और यावर यही तो चाहता था, उसकी तरफ से पेशकदमी। ज़ारा जमाल ने हैरान नज़रों से यावर की पुश्त को घूरा। इससे कोई भी बात किए बिना वो रुख मोड़ कर सो गया था, जबकि यावर की आंखों में बस उसका सरापा लहरा रहा था और वो आंखें मूंदे मुस्कुरा रहा था। वो जानता था वो अब बस उसकी बस हो चुकी हैं और वो उसकी तरफ से इजहार का इंतज़ार कर रहा था। यावर हमायों ने तो कई बार उसके दिल पर दस्तक दी, लेकिन अब बारी ज़ारा जमाल की थी। सुबह उसकी आंख खुली तो वो कमरे में नहीं थी। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो बड़ा सा हाल खाली पड़ा था, लेकिन किचन से ज़ारा और सीमा बेगम की आवाज़ें आ रही थीं। वो किचन के दरवाजे में पहुंचा तो अंदर बड़ा खुशकुन मंजर था। येलो कलर के कमीज शलवार में मलबूस दुपट्टा गले में डाले ज़ारा जमाल किचन काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ी थी। सुनहरी बालों की लिट्टियां उसके गालों को छू रही थीं। सीमा बेगम सालन बनाने के साथ साथ मुस्कुरा कर उससे बातें कर रही थी। ज़ारा बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। पिछले कितने दिनों से तुम्हारे चेहरे पर अफसुर्दगी छाई हुई थी, लेकिन देखा मेरे बेटे के आते ही कैसे तुम्हारा चेहरा खिल उठा है। आखिरी बात उन्होंने शरारत से कही थी। उनकी बात पर उसने मुस्कुराते हुए सर उठाया तो नज़र सीधी सामने खड़े यावर पर पड़ी, जो सीने पर बाजू बांधे उसे ही घूर रहा था। वो गड़बड़ाकर सीमा बेगम की तरफ देखने लगी, जो अपनी रूह में शुरू हुई भी थी। बस अल्लाह अब तुम्हारी झोली भर दे, मैं भी मरने से पहले अपने पोते पोतियों को देख सकूं। ज़ारा को देखकर लग रहा था सारे जिस्म का खून उसके चेहरे पर आकर जमा हो गया हो। यावर उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। हाँ हाँ मम्मा, ऐसा ही होगा। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे बस। यावर की आवाज़ पर वो पलटी और फिर ज़ारा को देखकर हंसने लगी, क्योंकि उसकी हालत अब रोने वाली थी।
زارا دونوں ماں بیٹے کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ماما جلدی سے ناشتہ دیں، پھر ہم لوگ آغا جان کی طرف چلتے ہیں۔ زارا کو کہیں وہ بھی تیار ہو جائیں۔ یاور زارا کا وہاں جانا مناسب ہوگا؟ ماما کل آغا جان نے کال کی تھی کہ میں زارا کو لے کر ان کے پاس آؤں۔ رمیز ماموں کا کہنا ہے کہ وہ زارا کا میکا ہے، اگر وہ وہاں نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے، تم چلو، میں ناشتہ بھجواتی ہوں۔ پھر بھی اسے وہیں استادہ دیکھ کر انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے آپ کی بہو بہت بدل نہیں گئی؟ اس نے کان کھجاتے ہوئے پوچھا تو وہ کھل کھلا کر ہنس دیں۔ وہ بلیک قمیض شلوار میں ملبوس تھی، سر پر بلیک چادر رکھے یاور ہمایوں کے برابر بیٹھی تھی۔ اس نے آج پہلی بار یاور ہمایوں کی بہت پہلے کی گئی خواہش پوری کی تھی۔ کالا جوڑا جو اس نے بہت پہلے زارا کو گفٹ کیا تھا، لیکن زارا نے اسے لوٹا دیا۔ شادی کے بعد اس نے وہ جوڑا یاور کی وارڈروب میں دیکھا تھا اور آج نکال کر پہن لیا۔ اس نے اسے دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، اس کے ساتھ رہنے والوں کو اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے، اور وہ تو اس کی بیوی تھی، اس کی محبوبہ۔ یاور کی نگاہیں پلٹ پلٹ کر اس پر جا رہی تھی، جو لاپرواہ سی بنی دوسری طرف منہ کیے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن دونوں کے پاس بات کا آغاز کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ گاڑی جس وقت حویلی میں داخل ہوئی، آغا جان اور رمیز صاحب ان کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے۔ آغا جان سے ملتے ہوئے زارا جمال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میکے کے نام پہ اس کے پاس یہی تو دو رشتے تھے۔ رشتوں کے معاملے میں وہ بہت بد نصیب واقعہ ہوئی تھی۔ یاور نے آگے بڑھ کر رمیز صاحب سے عریض کو لیا اور اسے لاڈ کرنے لگا۔ جس وقت وہ دونوں حال میں داخل ہوئے، ادینہ اور رومینہ بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حازم اور رومینہ بیگم واک آؤٹ کر گئے، جبکہ ادینہ بھائی کی محبت میں اس کی طرف بڑھ آئی، لیکن زارا کی طرف اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یاور بہن کو باہوں کے حصار میں لیے سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ ادینہ کی آنکھوں میں اس سے بہت سے شکوے تھے۔ زارا ان دونوں کو ساتھ بیٹھتے دیکھ کر آقا جان کے ہمراہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ یاور کی سوچتی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ زارا کے جانے کے بعد ادینہ بھائی سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ بھائی، یہ آپ اچھا نہیں کر رہے۔ کیا؟ اس کو لے کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ ادینہ، اس نے تمہارے آنے پر تو قدغن نہیں لگایا۔ بھائی، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ ادینہ، یہ اس کے باپ کا گھر ہے، لیکن وہاں بائی اس کا یہاں سے کوئی اور بھی رشتہ رہا ہے۔ ادینہ، پھر تو وہ تم پر بھی پابندی لگا سکتی ہے، کیونکہ تم اس کے سابق شوہر کی بیوی ہو۔ بھائی، آپ میرا موازنہ اس سے کر رہے ہیں۔ وہ میری بیوی ہے، جانتی ہوں۔ جانتی ہو تو پھر بحث کیوں کر رہی ہو؟ آپ میرے لیے مشکلیں بڑھا رہے ہیں۔ یہ تمہاری اپنی چوائس ہے۔ یاور نے بہن کے چہرے پر نظر کی، جس کی آنکھوں میں ایک کرب تھا۔ بس آج آخری بار آئی ہے، اس کے بعد بلا ضرورت وہ یہاں نہیں آئے گی۔ میں اسے کسی اور رشتے کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دوں گا، بس آج برداشت کر لو۔ ادینہ کو زارا جمال پر رشک آیا۔ ایک شخص اس سے جدا ہو کر بھی اس کی محبت کا دم بڑھتا ہے، اور ایک یاور ہمایوں ہے اس کا شوہر، جس نے اسے پانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ وہ تو قسمت کی دھنی ہے جسے ایسا شوہر ملا ہے۔ جو لڑکیاں غیر محرم کی محبت میں گرفتار ہوتی ہیں، نہ ان کے حصے میں ساری زندگی کے پچھتاوے ہوتے ہیں۔ زارا جمال نے یاور ہمایوں کی میں انتہا محبت دیکھ کر اپنے قدم نہیں ڈگمگائے، اور ایک ادینہ ہمایوں جو نہ جانے کبھی اتنی خود پسند ہو گئی کہ کسی کا بھی نہیں سوچا۔ ایک عورت سے اس کا شوہر چھین لیا جائے، اس کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن قصور اکیلی ادینہ کا بھی نہیں ہے۔ حازم خان بھی برابر کا حصے دار ہے۔ وہ ایک بزدل مرد تھا جو اپنے سے جڑی عورت کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ زارا جمال کے قابل ہی نہیں تھا۔ آقا جان، کیوں آئے ہیں وہ یہاں؟ کیونکہ یہ اس کے باپ کا گھر ہے، اور تم ایسا سوال کوئی کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ حازم نے حیران ہو کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں حازم، تم نے اس حویلی سے رشتہ اسی دن توڑ دیا تھا جس دن تم نے زارا کو طلاق دی تھی۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ حازم، کہ ان ماں باپ اور ان لڑکیوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے جب وہ طلاق کا داغ پیشانی پر سجائے واپس میک کے لوٹ آتی ہیں۔ خدا کا شکر کرو کہ زارا کا باپ زندہ نہیں ہے، ورنہ وہ تمہیں اپنی بیٹی کی بربادی پر کبھی معاف نہیں کرتا۔ تم جانتے ہو، جس دن تم نے زارا کو طلاق دی تھی تو میری کیا حالت تھی، لیکن اب تم سمجھ جاؤ گے، خود ایک بیٹی کے باپ بنے ہونا تو سمجھ جاؤ گے۔ حازم خان کو خبر ہی نہ ہوئی کب ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کی دھاڑی میں جذب ہو گیا۔ اس کے حصے میں خسارہ ہی خسارہ آیا تھا۔ انتقام لینے چلا تھا، خود کو ہی برباد کر لیا۔ خالہ نور ٹھیک کہتی ہیں حازم، جو لوگ انتقام لیتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ زارا جمال نے اپنی ماں اور باپ کے کیے کا ازالہ بھی کر دیا تھا۔ وہ خالہ نور کو زندگی کی طرف لے آئی تھی۔ خالہ نور کو دیکھ کر پہلے پہل تو حازم کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی خالہ نور ہیں۔
हाजिम मेरे बच्चे, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? क्या मेरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने एक इबरत का निशान नहीं थी जो तुम खुद को भी बर्बाद करने चल दिए? उनकी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। ज़ारा एक हीरा है जो यावर हमायों की किस्मत बना। कभी यावर को गौर से देखना हाजिम, उसकी आंखों में उस लड़की को देखकर एक जहान नजर आता है। वो सब मैंने तुम्हारी आंखों में भी देखा था, लेकिन तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सके। आका जान, मैं अदीना और रीछ को लेकर अमेरिका जा रहा हूँ। आका जान के दिल को कुछ हुआ था। उन्होंने बेयकीन नज़रों से हाजिम खान को देखा। हाजिम ने नजरें चुरा लीं। मैं नहीं चाहता यहाँ पे कल मेरी बेटी को अपने माँ बाप के हवाले से कुछ बुरा सुनने को मिले। हाजिम दरख्त अपनी जड़ों से जुदा कर होकर हरा भरा नहीं रहता, वो मुरझा जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। लोग उसको जला लेते हैं। आका जान, मैं भी चाहता हूँ कोई मुझे जलाकर राख कर दे, ताकि मेरे सीने में चलती आग तो ठंडी हो। हाजिम खान अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो अंदर दाखिल होती ज़ारा के साथ मतभेड़ हो गई। कुछ पल के लिए सब कुछ साकित हो गया, बस ज़ारा जमाल का वजूद उसके सामने था। वो बुत बना खड़ा था। होश में तब आया जब ज़ारा के पीछे यावर को खड़े पाया। वो ज़ारा की एक साइड से होकर निकलता चला गया। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। मिज़ाहिर दोनों वजूद एक दूसरे से बेखबर थे। यावर बेनियाज पना लैपटॉप गोद में रखे बैठा बेमकसद उंगलियां चला रहा था। सारा धीरे से चलती हुई उसके करीब गई, अपना सर उसके कंधे पर रख कर एक हाथ उसके बाजुओं पर रखा। यावर हमायूं के लिए कायनात की सारी खूबसूरती उस एक पल में समा गई। वो सांस रोके बैठा रहा। उसके वजूद ने एक पल के लिए भी जिम्मरिश नहीं की। उसे लग रहा था ये एक ख्वाब और कहीं ये ख्वाब टूट ना जाए। यावर हमारे ने झुक कर अपने होंठ उसकी हथेली पर रख दिए। ये यकीन मैं अब कभी टूटने नहीं दूंगा। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ किए। ये क्या है ज़ारा जमाल, मेरे पास रहकर भी तुम्हारी आंखों में आंसू? ये खुशी के आंसू हैं यावर, तुम्हारे जैसा शोर पाने की खुशी, इतनी मोहब्बत देने की खुशी, सबके सामने मेरा भरम रखने की खुशी। ज़ारा जमाल के कानों में आगा चांद के अल्फाज गूंज रहे थे। ज़ारा, अपने और यावर के रिश्ते में से गलत फहमियाँ निकाल दो। क्या तुम आज ये बर्दाश्त कर सकती थी कि हाजिम अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता और तुम अकेली ज़िंदगी की गाड़ी घसीट रही होती? यावर को तलाक का मुतालबा रखने के लिए मैंने और सीमा ने ही कहा था कि हाजिम तुम्हें तलाक नहीं देगा, लेकिन वो बहुत बुज़दिल निकला। यावर ऐसा नहीं है, वो कई बार मेरे पास आया है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें ऐसे ही उसे नहीं सौंप दिया। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे काबिल है, वो तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करेगा। उसके दिल में मौजूद जो थोड़ा सा मैल था वो भी जाता रहा। आज की सुबह हर सुबह से ज़्यादा चमकीली और खूबसूरत थी। सारा की आंख खुली तो पहली नज़र यावर पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था। उनके हाथों की मेहंदी का हमें ये फ़ायदा हुआ कि रात भर चेहरे से उसके जुल्फ़े हम हटाते रहे। ज़हरा ने अपनी हथेली की मेहंदी को देखा। बहुत अच्छा कलर आया है। हाँ, कहती हैं जिनका कलर अच्छा आता है उसका मतलब उनके शोहर को उनसे बहुत मोहब्बत होती है। झूठ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। अच्छा, तो क्या हुआ, माँ बदौलत से सुन लिया है ना अभी? दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर ज़ारा तेज़ी से उठी थी, लेकिन इससे पहले ही यावर हमायों से वापस लेटा चुका था। यावर, दरवाजे पर कोई है? तो क्या हुआ, डोर लॉक है। फुप्पो होंगी हमें जगाने आई होंगी, उनको बुरा लगेगा। जी नहीं, उनको बुरा नहीं लगता, वो जानती हैं उनके बेटे की जान है जिस चिड़िया में, वो आज ही तो उसके शिकंजे में आई है। उसकी बात पर ज़ारा ने उसके सीने पर एक ज़ोरदार धमाका चढ़ा था और दोनों खिलखिला कर हंस दिए थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई थी। ज़ारा का चेहरा चाहत के एहसास से गुलो गुलजार हो गया था। आप सब भी अपनी ज़िंदगी के बेरंग हिस्से को रंगों से मज़ीन कीजिए। यकीन करें, ज़िंदगी सहल और खूबसूरत हो जाएगी। रुबीना बेगम के लिए इतनी ही सज़ा काफ़ी थी कि अपनी बेटियों के लिए उनके सामने डटकर खड़ा हो गया। वो जो इस बार पोता ना होने का रोना रो रही थी, उसने उन्हें ये कहकर चुप करवा दिया था, हाँ माँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता जो मैंने और आपने मिलकर किया है वो मेरी बेटियों के आगे आए। उसने उन्हें सख्ती से मना किया था कि वो अदीना के सामने बेटी होने पर कोई ऐसी बात मुँह से ना निकालें जो उसकी दिल आज़ारी का बाहिस बने। वो अपने हाथों से अपनी मोहब्बत तो खो चुका था, लेकिन अब अपनी बीवी और बेटियों के साथ वो नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता था। अदीना के लिए यही सज़ा काफ़ी थी कि वो हाज़िम खान की ज़िंदगी में तो थी, लेकिन उसके दिल में ज़ारा जमाल बरजमान थी। ओके रीडर्स, इस नावल का इख्तिताम यहीं तक है। नावल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।